गुड मॉर्निंग। आज हम जो कक्षा 10वीं सब्जेक्ट हिंदी में जो गद्य नंबर 6 है कालिदास का प्राणी प्रेम, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने जो कालिदास का प्राणी प्रेम लिया है, उनका एक प्रसिद्ध और बहुत चर्चित एक नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। इसका एक नाट्यांश जो यहाँ पर टाइटल के रूप में रखा गया है कालिदास का प्राणी, मतलब इसका प्रकार है नाट्यांश। कौन सा नाट्यांश? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है और उसमें से कालिदास का प्राणी प्रेम नामक शीर्षक से उन्होंने ये कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश लिया गया है। मोहन राकेश का जन्म ईस्वी सन 1925 में पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनका असली नाम था मदन मोहन भुगलानी, लेकिन उनकी जो दीदी थी वो दीदी उनको मोहन राकेश के नाम से मिला। परिणाम स्वरूप उनका नाम मोहन राकेश प्रचलित हुआ और हिंदी साहित्य में जब उन्होंने गद्य और पद्य में जो अपनी रचनाएं लिखी तो मोहन राकेश के नाम से ही वो जाने गए। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने निबंध, उपन्यासकार, नाटककार आदि के रूप में वो अमर हो गए। मतलब ऐसा हिंदी साहित्य में उन्होंने रचनाएं की ताकि उनकी रचना पढ़कर आज उनका नाम हिंदी साहित्य में अमर है। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवनी, संस्मरण, डायरी आदि के बारे में अपनी लेखनी चलाई। अब नाटक के रूप में हम देखते हैं कि नाटक में उनके प्रसिद्ध कौन कौन से नाटक है। तो सबसे पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा नाटक है आधे अधूरे, और तीसरा उनका नाटक है लहरों के राजा। ये उनके प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा भी उन्होंने नाटक लिखे हैं, लेकिन ये जो उनके नाटक है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त काव्य ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि अंडे के छिलके में, अंडे के छिलके और बीज नाटक, ये उनके काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त गद्य में सारा आकाश, आखिरी, चट्टान तक, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। मतलब हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, वो योगदान की मैंने बात बताई है। और उनके साहित्य लेखन में उन्होंने कौन कौन से विधाओं में
इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और उनका जो नाम मतलब असली नाम क्या था और उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, ये यहाँ पर मैंने बताया। अब जो आषाढ़ का एक दिन है, इसमें जो मुख्य पात्र है उसका परिचय हम देख लेते हैं। पात्रों का परिचय। इस नाट्यांश का मुख्य पात्र है कालिदास। कालिदास का नाम बहुत मशहूर है क्योंकि संस्कृत साहित्य को आज उन्होंने पूरी वैश्विक भाषा बनाई है और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं सभी भाषाओं में अनुदित की गई है। मतलब जिस प्रकार इंग्लिश साहित्य में गेटे का नाम लिया जाता है, हिंदी में प्रेमचंद का नाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में कालिदास ही ऐसा ही कवि है जिन्होंने संस्कृत भाषा को बहुत ही वैश्विक बनाया और बहुत ही प्रचलित बनाया। तो ऐसा जो महाकवि कालिदास है वो मुख्य पात्र है। महाकवि कालिदास की जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है जैसे है रघुवंशम, रीति संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, इसके बाद मालविका द्विविक्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी रचनाओं में के कारण वो कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि बन गए और इस भाषा को वैश्विक भाषा बनाया। तो कालिदास है। दूसरा कैरेक्टर है मल्लिका, जो कालिदास की प्रियतमा है। तीसरा पात्र है अंबिका, जो मल्लिका की माता है। और चौथा जो पात्र है वह है तंतुल, जो राजपुरुष है। इन चारों पात्रों को लेकर यह पूरा नाटक चलता है और नाटक का स्थल जो उज्जैन नगरी है, उज्जैन नगरी और उज्जैन नगरी का एक छोटा सा गांव है, वहीं से ये नाटक की शुरुआत होती है। इस नाटक में इस पात्रों के द्वारा जो मोहन राकेश है वो यह बताना चाहता है कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। इसी बात को इस नाट्यांश में उन्होंने उभारा है कि जो मारने वाला होता है लेकिन जो किसी को बचाता है, किसी की जान बचाता है, तो ये उससे भी सबसे महान है। तो इसी बात को उन्होंने बताने के लिए यहाँ पर एक कालिदास का पानी प्रेम नाट्यांश दिया है। वो आगे यह भी कहते हैं, अगर हम प्राण दे नहीं सकते हैं तो हमें किसी का प्राण
लेने का अधिकार नहीं है। इसी बात को भी फलित करने के लिए उन्होंने ये कालिदास का प्राधिकरण लिया है कि हम किसी का प्राण ले नहीं सकते हैं, मतलब किसी को जीवित नहीं दे कर सकते हैं, तो हमें प्राण लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने इन नाट्यांश के द्वारा जीव दया की बात की है कि हमें इस तरह का सलूक रखना चाहिए जीव और जीवित, और जीव दया की बात की गई, मतलब जो पशु पक्षी है वो हमारे क्या है, मित्र है, मतलब पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऐसे जो पक्षी है पशु है उनका जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन है एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, मतलब एक के बिना दूसरी की कल्पना करना असंभव। जैसे मनुष्य है तो पर्यावरण है, पर्यावरण की रक्षा पशु पक्षी के द्वारा ही हो सकती है, प्राणियों के द्वारा ही हो सकती है, मतलब ये जो हमारे जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो कैसा है, पर्यावरण और हमारे के बीच एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए मोहन आगे से ये हमें कालिदास का प्राधिकरण लिखा गया है, और हमारी जो आज की जो पीढ़ी है, आज के जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें जीव दया के प्रति हमारे जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। इस दुनिया में जो भी आया है उनको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। यदि हम किसी का प्राण नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। इसलिए सबको जियो और जीने दो, इसी तरह का जो रुख है वो रुख अपनाना चाहिए। इसी बात यहाँ पर इस ड्रामा के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है, और जो मुख्य पात्र है कालिदास, और जो दंतुल है जो राजपुरुष है, और ये जो है सम्राट कवि है जो एक छोटे से गांव में रहता है, और ये जो दंतुल है वो उज्जैनी का राज कर्मचारी है, और इसके लिए पूरा नाटक चलता है, और कवि का जो लेखक का जो मैसेज है वो हम तक मिलता है। अब जो नाट्यांश है उस नाट्यांश की हम चर्चा करेंगे, और इसमें जो लेखक का जो कौन सा भाव छुपा हुआ है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर टाइटल है कालिदास का प्राधिकरण। कालिदास जो है वो बहुत ही भावुक है, मतलब वो ऐसा सम्राट कवि है कि प्राणी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति वो बहुत ही मतलब कोमल भाव से उसको लेता है। तो यहाँ पर जो शुरुआत आहट हरिण शावक से होती है, पाठ की शुरुआत आहट हिरण शावक से होती है कि जो दंतुल है वो अपने बाण से एक हरिण शावक को घायल करता है, और वही हिरण शावक जो कालिदास की गोद में आकर बैठ जाता है, और कालिदास उसको अपने गोद में बिठाकर उस पर अपना कोमल हाथ उचकारता है और स्पर्श करते हुए वार्तालाप करता है कि वो कहता है कालिदास कि हम जिएंगे। क्या कहता है? हम जिएंगे एक बाण से हमारा प्राण नहीं निकल सकता है।
हम पीड़ा सहेंगे, हम पीड़ा सहेंगे। हमारा शरीर भले कोमल है, लेकिन इस पीड़ा से हम मुक्त हो। एक बार हमारा प्राण ले सकता है तो हमारे कोमल उंगलियों का स्पर्श जीवन भी दे सकता है। यहाँ पर जो कालिदास का जो प्राणी के प्रति जो दया भाव है, वो दया भाव दिखाई पड़ती है। वो आगे कहते हैं कि हमें जीना होगा, हम घी का दूध लगाएंगे, मतलब घी जो होता है उसका लेप लगाएंगे और बाद में हम जिएंगे और दोबारा जो वंशस्थली है उस वंशस्थली में हम विहार करेंगे। मतलब नाटक के शुरुआत में ही जो कालिदास इस तरह आहट हिरण सागर के प्रति अपना प्रेम दिखाता है और उसको गोद में लेकर वो उसको सहारता है और कहता है कि मैं तुझे जीवन दान दूंगा, भले जिस व्यक्ति ने तुम्हें घायल किया है लेकिन तुझे जीना ही होगा। इस तरह वो स्वयं हिरण सागर को सांत्वना देता है। बाद में जो मल्लिका है, मल्लिका उनके साथ है, मल्लिका भी वार्तालाप करती है कि हमारे यहाँ तो इस तरह हिरण सागर का शिकार कभी होता नहीं, लेकिन दक्षिण की तरफ यहाँ पर भी अब हिरण का शिकार होने लगा है। तो कालिदास कहता है कि मैंने सुबह में कुछ राज कर्मचारी जो उज्जैन नदी के जो कुछ राज कर्मचारी थे, मैंने यहाँ अपने गांव में घूमते हुए देखा है। लेकिन कालिदास कहता है कि शायद ये जो हिरण साहब को आहत किया है शायद यही लोग हो सकते हैं। और कालिदास और मल्लिका इस घायल जो हिरण साहब है उनको अपने गोद में लेकर वो धीरे 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 मल्लिका के घर की ओर आते हैं और मल्लिका से कहते हैं कि हम थोड़ा इसे दूध पिलाएंगे ताकि थोड़ी स्फूर्ति आ जाए और जो बिल्कुल मतलब घबरा गया है तो घबराहट भी कम होगी, तो वो अपना जीवन उनको मिल सकता है। तो कालिदास और मल्लिका उसको दूध पिलाने के लिए अपने जो घर है वहीं पर लाते हैं। लेकिन दोनों की वार्तालाप होती है कि हम जो आज से जीत रहे हैं तो शायद मेरी माँ अंबिका है वो शायद मुझे डांटेगी, लेकिन कालिदास यहाँ पर जो हिरण सागर जो घायल हो चुका है और उनको बचाना भी हमारा फर्ज है, ऐसी बात करते करते वो अपने घर के नजदीक आते हैं और मल्लिका है वो दूध लेने के लिए घर के भीतर जाती है और कालिदास जो है वो हिरण सागर को अपनी गोद में लिए हुए उन पर जो अपने कोमल अंगुलियों का स्पर्श है वो स्पर्श करता हुआ उनको सांत्वना देता है। अब आगे है हिरण सागर को सांत्वना देता है। कालिदास हिरण सागर को कहता है कि हम थोड़ा आराम करेंगे, हम थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने से
बाद में हम थोड़ा दूध पी लेंगे और जिससे तुम्हें प्राण दान मिले। तो ये सब कालिदास इसको सांत्वना देता है कि थोड़ा हम दूध पी लेंगे तो थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी और हमें जो ये जो बाण लगा है इससे तुम्हें राहत मिलेगी पीड़ा से और तुम्हें जीवन दान मिलेगा। तो इस तरह हिरण शावक को वो सांत्वना देने का प्रयत्न करता है। मल्लिका दूध लेके आती है। बाद में कालिदास दूध अपने हाथों में ले लेता है, एक बाजन में लेकर आई हुई है, वो बाजन अपने गोद में ले लेता है और कालिदास वो जो हिरण शावक है वो हिरण शावक को दूध पिलाने का प्रयत्न करता है। इतने में राजपुरुष का प्रवेश होता है। राजपुरुष का प्रवेश मतलब दंतुल जो उज्जैन से आया हुआ है और राज कर्मचारी है, वो आहट करने के लिए मतलब किसी हिरण शावक का शिकार करने के लिए, अपना आखेटक करने के लिए वो इसी गांव में आया हुआ है। राजपुरुष का प्रवेश होता है तब वो देखता है कि जो कालिदास है वो कालिदास उस हिरण शावक को दूध पिला रहा है। तब वो कहता है कि दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल बना रहे। मतलब जब कालिदास दूध पिला रहा था तो उनको उसको देखकर कहता है कि तुम तो अच्छा काम कर रहे हो कि दूध पिलाते हो तो इसका मांस और कोमल हो जाएगा। तब कालिदास कहता है कि अपरिचित व्यक्ति का इस तरह बिना पूछे घर में आना वो अच्छी बात नहीं है। तब राजकुमार जो राजपुरुष था वो राजपुरुष व्यंग्यात्मक शैली में कहता है कि मैं यही तुम्हें प्रश्न पूछने वाला था कि बिना इजाजत के ये जो मेरा शिकार था वो शिकार तुम अपने घर में कैसे लेके आए, तो ये प्रश्न मैं तुझे पूछने वाला था। तब कालिदास उसको समझाता है कि तुम इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हो। तब वो दंतुल उसका तर्क का जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम मेरी वेशभूषा से जान गए हो, क्योंकि जो मेरी वेशभूषा है वो राज कर्मचारी की लग रही है, कोई राजघराने की लगती है। तो कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा से ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम अपरिचित हो। तब वो व्यंग्यात्मक शैली में कहता है कि क्या मुझे गांव वालों से जो अन्याय और जो दया जैसे शब्द है वो गांव वालों से सीखना पड़ेगा, ऐसे गवार लोगों से सीखना पड़ेगा। तब व्यंग्य शैली में और आगे कहता है कि शायद तुम्हें चोरी के अतिरिक्त जो सामुद्रिक ज्ञान होता है, मतलब किसी की रेखाएं देखकर जो ज्ञान देना वो सामुद्रिक ज्ञान का कहलाता है, तो शायद तुम्हें सामुद्रिक ज्ञान भी है। तो इस तरह व्यंग्यात्मक शैली में कालिदास के साथ वो वार्तालाप करता है। तब कालिदास के बीच मल्लिका बोलती है कि तुम इस तरह बोलकर इसका अपमान मत करो। तब वो दंतुल कहता है कि मुझे कालिदास के साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी, सिर्फ मुझे मेरा शिकार दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जो कालिदास कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तब दंतुल कालिदास और मल्लिका को सुनाता है कि मैं राजपुरुष हूँ और राजपुरुष की जो पहुंच होती है वो बहुत होती है, मतलब वो अपना जो राजकर्मचारी होने का जो वो कालिदास और जो मल्लिका है उसको एहसास कराता है और यह कहता है कि ये जो मेरा हिरण शावक है वो मुझे दे दो। तब कालिदास कहता है कि यह भूमि
पार्वत्य भूमि और हम इस पावन भूमि के होने के नाते हम सजातीय मतलब यहाँ पर जो पशु पक्षी जो विहार करते हैं, जो प्राणी विहार करते हैं और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग कैसे एक दूसरे के सजातीय है, मतलब एक दूसरे को एक ही मानते हैं। इसलिए ये जो तुम्हारा जो शिकार है, मैं सिक्का तुम्हें दूंगा नहीं, ऐसा कहकर कालिदास मल्लिका के हाथ से हिरण शावक लेकर वो द्वार की ओर चला जाता है। तब जो दंतुल है, वो दंतुल अपने हाथों में तलवार लेकर वो कालिदास के पीछे पीछे जाता है। तब जो मल्लिका है, मतलब मल्लिका का घर, मल्लिका उस द्वार पर खड़ी हो जाती है और तब वो तर्क कहती हुई दंतुल से कहती है कि कालिदास के लिए ये जो प्रश्न है तुम्हारा, कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न है, जबकि तुम्हारे लिए अधिकार का प्रश्न है। वो मल्लिका कहती है उसे, दंतुल से, कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, जबकि कालिदास के लिए संवेदना। तुम्हारे हाथों भले ये जो तलवार है, लेकिन कालिदास का जो प्रश्न है वो संवेदना का है, मतलब वो जीत आया चाहता है। इसलिए तुम्हारे शस्त्र से कालिदास निशस्त्र होकर भी डरेगा। जैसे ही वो कालिदास कहती है, वो कालिदास नाम सुनकर जो दंतुल है, वो दंतुल का रूप में परिवर्तन आ जाता है। दंतुल के रूप में परिवर्तन। जैसे ही उसने कालिदास नाम सुना तो तुरंत वो रुक जाता है और मल्लिका से प्रश्न पूछता है कि क्या कवि कालिदास, ये जो कालिदास है वो कवि कालिदास है जिन्होंने रीति संहार लिखा है? तब मल्लिका कहती है कि हाँ, वही कालिदास है। लेकिन तुम ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? तब मल्लिका के प्रश्न के उत्तर में दंतुल कहता है कि जो उज्जैनी के जो राजा है वो ऋतु संहार पढ़ा है और ये ऋतु संहार पढ़कर बहुत ही खुश हो गए और कालिदास को राजकवि का सम्मान भी देने वाले हैं, और इसीलिए वरुचि जो ऋषि है इसको उज्जैनी से यहाँ भेजा है ताकि कालिदास को बुलाओ, और कालिदास को बुलाने के बाद फिर वो जो राजा है वो राजा उसको राजकवि का सम्मान देने वाला है, मतलब राजकवि का सम्मान। तो इसकी बात सुनकर जो दंतुल है वो दंतुल का हृदय परिवर्तन हो जाता है, कालिदास से माफी मांग लेता है, और जो हिरण शावक है वो हिरण शावक को छोड़ देता है, मतलब कालिदास को दे देता है, और इस तरह हिरण शावक की जान बच जाए। तो यहाँ पर मोहन राकेश ने इन चारों पात्रों के द्वारा हमें ये सीख देने का प्रयत्न किया है कि जो दुनिया में जो बचाने वाला होता है वो बचाने वाला मारने वाले से भी महान होता है, क्योंकि हम किसी के प्राण आसानी से दे सकते हैं लेकिन किसी के प्राण हम दे नहीं सकते। जिस प्रकार वो अंगुलीमाल की स्टोरी थी, क्योंकि अंगुलीमाल सबके अंगुली काट लेता था, लेकिन जब किसी ऋषि ने उसको बुलाया, उनको संदेश दिया कि अंगुली काटना अच्छा नहीं है, तब उसको समझाने के लिए कहा कि ये जो पेड़ लगा हुआ है उसका एक पत्ता तोड़ के लाओ। तो पत्ता तोड़ के लाया, फिर ऋषि ने समझा कि तुम उसको दोबारा जोड़ के आओ, तो वो कहता है कि दोबारा हम जोड़ नहीं सकते, तो तुम जोड़ नहीं सकते हो तो फिर तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर मोहन राकेश ने
जो कालिदास जो सबसे बड़ा संवेदनशील कवि है संस्कृत साहित्य का, और इस पात्र को देखकर जैसे राजपुरुष लोग पहले के जमाने में थे जो शिकार करने के लिए ऐसे ग्रामीण विस्तार में वनों में जाते थे और जो निर्दोष जो प्राणी होते थे उनका शिकार करते थे, तो ये समझाने का प्रयत्न किया कि हम किसी का प्राण ले नहीं सकते हैं, तो लेने का अधिकार हमारा नहीं है। तो इस तरह ये कालिदास का जो प्राणी प्रेम है, कालिदास में जो प्राणियों के प्रति जो जीव दया है वो इसी नाटक में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह जब उसको ये वीडियो देखने के बाद सुनने के बाद या आप इस बार एक नाटक एक बार पढ़ लोगे तो ये पूरा जो नाट्यांश है वो आपकी समझ में आ जाएगा।